हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट दूसरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में सीटेट के एग्जाम हुए हैं, उन्हें से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोगों ने सीडीपी पढ़ रखा है, कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और डेली आपको एक प्रैक्टिस सीडीपी का करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जन्म से 2 वर्ष की जो आयु होती है, तो सबसे पहली अवस्था कौन होती है जीन पियाजे के अनुसार? तो वह होती है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था होती है पहली अवस्था, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। अब पूछा गया है, इसमें बच्चा जो संवेदी गामक अवस्था होती है, इसमें बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो इस प्रकार बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण जो होता है वह होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान। और किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा था संघर्ष, तनाव, विरोध और तूफान की अवस्था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। और स्टैनले हॉल किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो वह है संज्ञानवादी सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानवादी सिद्धांत। अब बात की जाए जैसे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में, तो जैसे जीन पियाजे हो गए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद ब्रूनर हो गए, ये भी क्या थे? संज्ञानवादी थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। अब देखो, बात की जाए कहीं पर भी याद करने की, बच्चों को कहीं भी अगर याद करने को कहा जाएगा तो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना, तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट। अभिप्रेरित मतलब क्या होता है? मोटिवेट। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ये हमेशा सफल होते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि आंतरिक रूप से जो सेल्फ मोटिवेट बच्चे जो होते हैं, तो क्या मतलब हमेशा वो सफल ही होते हैं क्या? यह ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है, क्या वो हमेशा सफल नहीं होते हैं? जरूरी नहीं कि हमेशा सफल हो, कभी कभी असफल हो जाते हैं, लेकिन ये बातें सही हैं। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं और उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती दे देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ये ऑप्शन गलत है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण
पठन कठिनाई का नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो पठन कठिनाई में जो है क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो यह जो है पठन वैकल्पिक के अंतर्गत नहीं आता है। पठन कठिनाई जिसको एक प्रकार का विकार होता है, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है इंग्लिश में। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय पर, स्व अनुशासन और नियंत्रण पर, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो विद्यार्थियों का जो आत्म नियम होता है वह संकेत करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी जो योग्यता होती है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जबकि अनअधिगम जो होता है वो भी सीखने की एक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, और सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पे बी, सी और डी वाले ऑप्शन सही दिए गए हैं, जबकि ए ऑप्शन यहाँ पे गलत बताया गया है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद से क्या तात्पर्य है? सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। यह शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो रचनावाद जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह शिक्षार्थी होगा जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर बौद्धिक विकास का? तो अवधारणाओं का विकास जो होता है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है, बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की दर में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में। किसी किसी में विकास की दर बहुत तेज होती है, किसी किसी में विकास की दर धीमे होती है, लेकिन विकास का क्रम सेम रहेगा। विकास की सामान्य क्षमताएं होंगी, और बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत जो होते हैं उनमें भी जो है सभी विद्यार्थी एक समान रूप से विकसित होंगे, लेकिन विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है सभी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो है स्वस्थ शरीर का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही है यह, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगर किसी को पढ़ाई करना है, अगर उसकी पेट में दर्द होगा तो क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसे उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो एक शिक्षक या फिर एक जो उनके जो मतलब जो पेरेंट्स वगैरह उनको क्या करना चाहिए? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे।
बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चे के जो विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करते हैं शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ यह होता है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन संबंधित है। यह संबंधित यह है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह कब होता है? जब किसी एक पक्ष की बड़ाई की जाए, एक पक्ष को ज़्यादा बेहतर दिखाया जाए, या फिर लड़के को या फिर लड़की को। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, या फिर सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे जो क्रिस्टीना है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो वो क्या कर रही है? सीखने का आकलन करा रही है। सीखने का आकलन करा रही है। बच्चों ने जो चीज़ें सीखा जब क्षेत्र भ्रमण पर क्रिस्टीना ले गई बच्चों को, तो बच्चों ने क्या सीखा उसी को क्या कर रही है? असेसमेंट कर रही है, आकलन कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती का सिद्धांत, निरंतरता, या फिर अनुक्रमिकता का सिद्धांत। तो यहाँ जो प्रतिवर्ती सिद्धांत है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है उसका उद्देश्य होता है मुक्त विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो सीखने के बारे में जो सबसे सही कथन यहाँ पे दिया गया है वो डी वाला ऑप्शन है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी हो सकता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। तो मूल्यांकन का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ मजबूत होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अब शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न।
शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए। तो शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्तकार और मौखिक प्रश्न। पूछा गया रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो वह हो जाएंगे प्रश्नोत्तरी और खेल। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या फिर सोसाइटी अभ्यास कार्य। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं तो उनके निदान के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में।